तो अब तक हम लोगों ने प्राचीन इतिहास में 6वीं शताब्दी से लेकर के 8वीं शताब्दी तक के उत्तरकालीन यानी उत्तर गुप्त भारत को उसका पूरा अध्ययन किया था, जिसमें हम लोगों ने किस तरीके से हूण आक्रमण का अध्ययन किया और इसके अलावा वल्लभी के जो काठियावाड़ के मैत्रक वंश के शासक थे उनका अध्ययन किया और मालवा के शासकों का अध्ययन किया, उत्तर गुप्तकालीन मगध के शासकों का अध्ययन किया और गौड़ वंशीय शासक शशांक जो था बंगाल का उसका अध्ययन किया और इसके अलावा हम लोगों ने कन्नौज के मौखरी वंश और थानेश्वर का भी यहाँ थोड़ा बहुत अध्ययन किया था, हर्ष जो वर्धन वंश का शासक था। तो आज हम लोग अध्ययन करेंगे थानेश्वर एवं कन्नौज शासक हर्षवर्धन का अध्ययन करेंगे। देखो, हर्षवर्धन एक्चुअली थानेश्वर का था, पुष्यभूति वंश अर्थात वर्धन वंश का शासक था हर्ष। इसके पहले कल हम लोगों ने अध्ययन किया था कि किस तरीके से थानेश्वर जो है वो हरियाणा का जो क्षेत्र है अम्बाला वाला, वहाँ पर पुष्यभूति नामक एक व्यक्ति ने जो है वर्धन वंश की पुष्यभूति वंश की स्थापना की थी और उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण शासक होता है प्रभाकर वर्धन होता है, जो पहला प्रतापी शासक था वर्धन वंश का, प्रभाकर वर्धन। अब प्रभाकर वर्धन के जो है 2 पुत्र थे और एक पुत्री थी। पुत्रों में एक राज्यवर्धन था और दूसरा हर्षवर्धन था और उसकी बेटी राजश्री थी। यहाँ तक हम लोगों ने कहानी देख लिया था कि किस तरीके से हूण आक्रमण, जो कि उस समय गांधार वाले क्षेत्र से पंजाब की तरफ हूण आक्रमणकारियों ने उत्पात मचा रखा था, मानचित्र की सहायता से करते हैं। तो मानचित्र से हम बहुत कुछ सीख जाते हैं किस तरीके से जो है हमारा उस समय की तत्कालीन भारत की व्यवस्था थी। देखो, ये यहाँ पर थानेश्वर है, जो हरियाणा वाला क्षेत्र है, यहाँ क्या है थानेश्वर, और इसी थानेश्वर वाले क्षेत्र में पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश की स्थापना होती है और यहाँ पर है ये गांधार वाला क्षेत्र और ये है पंजाब वाला क्षेत्र। तो जो हूणों का आक्रमण होता है, हूण यहाँ पर गांधार से आकर के पंजाब में उत्पात मचा रहे होते हैं। कब? प्रभाकर वर्धन के समय में, लास्ट समय, जब उसका लास्ट समय आता है तो अपने ज्येष्ठ पुत्र राजवर्धन को प्रभाकर वर्धन भेजता है हूणों से युद्ध करने के लिए। तो हूणों से युद्ध करते हुए हूणों को हरा देता है राजवर्धन, लेकिन यहाँ पर थानेश्वर में जो है इसका पिता प्रभाकर वर्धन बीमार रहता है और वो प्राण को त्याग देता है और उसकी पत्नी यशोमती वो भी जो है सती हो जाती है अपने पति की चिता में। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ तक कहानी देख ली थी। अब इसके बाद में पंजाब विजय करके राजवर्धन वापस आता है थानेश्वर और यहाँ पर देखता है कि थानेश्वर की प्रजा बहुत दुखी है और वो अनाथ हो चुका है। उसके जो है पिता प्रभाकर वर्धन और माता यशोमती दोनों लोग इस दुनिया से जा चुके होते हैं। तो अपने छोटे भाई हर्षवर्धन को भी देखता है निराश, तो वो उसके अंदर उसके मन में एक निराशा सी उत्पन्न होती है और अपने भाई से बोलता है कि भाई, अब मैं जो है राजपाट नहीं करूँगा और जा रहा हूँ, मैं संन्यास धारण कर लूँगा। तो ये सुन करके हर्षवर्धन बहुत ज़्यादा विचलित होता है और भाई को मनाता है कि जो है किस तरीके से भैया आप जो है शासन ग्रहण करिए। तो देखिए, हम यहाँ पर देखते हैं कि 2 भाइयों के बीच में और एक बहन जो थी राजश्री, और भाई बहन के बीच में इतना प्रगाढ़ जो है प्रेम था। लेकिन इसके पहले हम लोगों ने देखा था प्राचीन इतिहास जहाँ से शुरू होता है हरियंक वंश में, वहाँ तो शासन सत्ता पाने के लिए अपने पिताओं की भी हत्या करते हैं, पितृहत्या वंश के नाम से जाना जाता है हरियंक वंश। लेकिन यहाँ देखो कितना बेमिसाल जो है बेजोड़ प्रेम दिखाई देता है भाइयों के बीच, पिता के बीच भी। तो बड़ा भाई जो है बिल्कुल भरत के समान जो है यहाँ राज त्याग करने के लिए तैयार हुआ और जो हर्षवर्धन है वो भी मना करता है कि भैया आप सिंहासन पर बैठिए और मुझे कोई ज़रूरत नहीं सिंहासन की। लेकिन इसी दौरान यहाँ पर कन्नौज है और कन्नौज में मैंने बताया था, कन्नौज में यहाँ पर मौखरी वंश का शासक था उस समय ग्रहवर्मा। कौन था? उस समय ग्रहवर्मा था और ग्रहवर्मा की हत्या जो है ये मालवा और मगध का उत्तरवर्ती शासक देवगुप्त, यहाँ पर देवगुप्त था मालवा और मगध का उत्तरवर्ती शासक, और ये गौड़ था यहाँ का जो है बंगाल का गौड़ वंशी शासक शशांक। तो शशांक से इसने एक जो है मैत्री संघ कर लेता है, कौन? देवगुप्त। और देवगुप्त ने ग्रहवर्मा के राज्य मौखरी वंश
कन्नौज पर आक्रमण कर देता है और ग्रह वर्मा की हत्या कर देता है। कौन? देवगुप्त। तो अब इसकी बहन हर्षवर्धन की बहन जो राजश्री थी, ये हो जाती है विधवा। बेचारी की शादी 12 साल की उम्र में हो जाती है और विधवा भी जो है बालक उम्र में ही विधवा हो जाती है। तो ये सुन करके राज्यवर्धन तुरंत सिंहासन पर बैठता है और अपने छोटे भाई हर्षवर्धन को आदेश देता है कि तुम यहाँ पर थानेश्वर की रक्षा करोगे, राज परिवार की रक्षा करोगे, और मैं अपने बहनोई की हत्या का बदला लेने कन्नौज जा रहा हूँ। तो इस तरीके से राज्यवर्धन कन्नौज आता है और यहाँ पर दोनों की संयुक्त सेनाओं का मुकाबला करता है। किसकी? देवगुप्त और गौड़ शासक शशांक की। और इस दौरान देवगुप्त की हत्या भी कर देता है राज्यवर्धन। लेकिन इसी दौरान शशांक ने जो है धोखे से उसको अपने शिविर में बुला करके और राज्यवर्धन की भी हत्या कर देता है। कौन? शशांक। तो इस तरीके से राज्यवर्धन भी निपट जाता है, खत्म हो जाता है। और इसकी बहन राजश्री को कारागार में देवगुप्त ने बंद कर रखा था, तो वो कारागार में बंद रहती है। अब ये सूचना यहाँ पर पहुँचती है थानेश्वर हर्ष के पास। तो हर्ष जो है वहाँ से चलता है 2 कार्य करने के लिए अपनी सेना को लेकर के। एक तो देवगुप्त, चूंकि मर चुका देवगुप्त, लेकिन अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए शशांक को मारने का निर्णय लेता है। तो वो कहता है पूरे भारत को, पूरे पृथ्वी को हम गौड़ विहीन बना देंगे। तो ऐसी प्रतिज्ञा लेकर चलता है। और दूसरी उसकी बहन जो राजश्री थी उसको कारागार से मुक्त करवाना था। तो इस तरीके से ये यहाँ से चलता है। इस दौरान ये अपने जो है दरबारियों और अपने जो इसके दरबार के जो चिट्ठी पत्री लेकर जाने वाले लोग होते हैं, उनको उत्तर भारत के राजाओं के पास जो है एक सूचना भेजता है कि अब समय आ गया है, या तो आप लोग मेरी अधीनता स्वीकार कर लो या फिर जो है लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। तो उत्तर भारत के ज़्यादातर राज्य जो है इसकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं और इसके साथ संयुक्त सेना बना करके कन्नौज की तरफ कूच करते हैं। और कन्नौज में आते हैं तो यहाँ पर शशांक जो है इतनी भारी भरकम सेना देख करके भाग जाता है बंगाल। और राजश्री जो कि उसी दौरान राजश्री को कारागार से कोई मुक्त कर देता है। और राजश्री भाग करके, चूंकि विधवा हो गई थी, ठीक है, और इस समय परंपरा शुरू हो गई थी सती की, तो राजश्री भाग करके विंध्य की श्रेणियों की तरफ आती है। राजश्री विंध्य पर्वत की तरफ, जो जंगल है विंध्याचल वाला ये पूरा क्षेत्र है, यहाँ पर भाग करके सती होने के लिए आती है। तो इस दौरान इसको पता चलता है हर्षवर्धन को। तो हर्षवर्धन को बताता कौन है? उसका ममेरा भाई भांडी था, अर्थात जो है इसके मामा का लड़का भांडी। वो बताता है कि जो है तुम्हारी बहन राजश्री विंध्य की पहाड़ियों की तरफ भाग कर जा रही सती होने के लिए। तो इस तरीके से ये जो है हर्षवर्धन दिवाकर मित्र नामक एक बौद्ध भिक्षु की सहायता से अपनी बहन राजश्री को ढूंढ निकालता है विंध्य की जंगलों में और सती होने से उसको बचा लेता है। फिर अपनी बहन को लेकर के समझा बुझा करके और कन्नौज आता है और उसको राजगद्दी पर बैठाता है। दोनों लोग जो है मिलजुल करके राजगद्दी पर बैठते हैं, भाई और बहन हर्षवर्धन। तो अब चूंकि बहन को प्रोटेक्ट करना था, बहन इसलिए राजी हुई थी राज करने के लिए कि भाई पूरी तरीके से सहयोग करना। तो यहाँ पर हम कन्नौज में देखते हैं बहन भाई दोनों मिल करके संयुक्त रूप से कन्नौज की गद्दी पर बैठते थे। और अब जो है हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थानांतरित कर ली कन्नौज। तो कन्नौज में था, इसीलिए मैंने यहाँ पर हेडिंग डाला है थानेश्वर एवं कन्नौज का शासक हर्षवर्धन। तो शुरुआत के कुछ समय तक इसकी राजधानी थानेश्वर रहती है, लेकिन जब बहन राजश्री के साथ शासन सत्ता पर स्थापित होता है तो कन्नौज को अपनी राजधानी हर्षवर्धन बनाता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने ये कहानी देखी। अब देखो ये सारी बातें हमको पता कहाँ से चलती हैं, तो इसके स्रोत का हम लोग अध्ययन करेंगे। स्रोत कौन कौन से हैं? तो देखिए स्रोत के बारे में अगर हम बात करें तो स्रोत इस किसी भी इतिहास के बारे में, प्राचीन इतिहास खास करके प्राचीन इतिहास के स्रोत मुख्य रूप से हम इसको 3-4 भागों में बांट सकते हैं। तो इसीलिए जो इसका स्रोत है हर्षवर्धन के इतिहास का स्रोत, जानकारी का स्रोत, तो इसे हम एक साहित्यिक स्रोत में बांटते हैं। एक है साहित्यिक स्रोत, ठीक है, एक साहित्यिक स्रोत के रूप में बांट सकते हैं। दूसरा विदेशी विवरण, क्योंकि इस समय ह्वेनसांग आता है तो विदेशी विवरण हम देखेंगे, ह्वेनसांग ने जो है कुछ लिखा इसके बारे में। और इसके अलावा जो है पुरातात्विक स्रोत भी है, दूसरा पुरातात्विक स्रोत। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर 3 रूपों में इसके स्रोतों का अध्ययन कर सकते हैं। साहित्यिक स्रोत की बात करें तो इसका एक दरबारी कवि था बाणभट्ट। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट। तो बाणभट्ट ने 2 किताबें लिखी हैं। बाणभट्ट ने
दो किताबें लिखी हैं, एक तो हर्षचरित लिखा है, हर्षचरित लिखा है, और हर्षचरित ये जो कि 8 अध्याय में है। कितने अध्याय में है? 8 अध्याय में है। ठीक है, तो हर्षचरित 8 अध्याय में है, और इसमें शुरुआत के 3 अध्याय में हर्षचरित में बाण जो है अपनी आत्मकथा लिखता है। बाणभट्ट अपनी आत्मकथा शुरुआत के 3 अध्याय में लिखता है, और लास्ट के 5 अध्याय में हर्ष और हर्ष के पूर्वजों का इतिहास दिखाई देता है, जो कि राजश्री तक का इतिहास है, राजश्री के जो है सत्ता पर स्थापित होने तक का इतिहास में। तो हर्षचरित के अलावा एक उपन्यास लिखता है कादम्बरी, एक उपन्यास लिखता है कादम्बरी। तो कादम्बरी से भी हमको जानकारी मिलती है। कादम्बरी जो कि संस्कृत उपन्यास है, और ये भारत का पहला उपन्यास भी है। तो भारत का पहला उपन्यास कौन सा है? कादम्बरी है, जो बाणभट्ट द्वारा लिखा गया है। तो इस तरीके से ये 2 किताबें हैं जिनसे हमको बहुत कुछ जानकारी प्राप्त होती है। कादम्बरी के माध्यम से हर्ष के समय का समाज, हर्ष के समय की धार्मिक व्यवस्था, ये सब हमको पता चलती है। और इसके अलावा ये स्वयं हर्ष स्वयं जो है कवि था। हर्ष इतना महान विद्वान था, कवि था, भास की भांति कवि था, और कालिदास की भांति जो है ये रचनाएं लिखता था। तो इसीलिए जो है इसने भी 3 नाटक लिखे हैं। हर्ष ने कितने नाटक लिखे हैं? 3 नाटक लिखे हैं। एक नाटक तो इसने लिखा है नागानंद, एक नाटक लिखा है नागानंद। तो और नागानंद जो कि बौद्ध साहित्य से प्रभावित है। तो प्रश्न आएगा हर्ष का कौन सा नाटक बौद्ध साहित्य से प्रभावित है? नागानंद। और इसने रत्नावली की रचना की है, इसने रत्नावली की रचना की है। दूसरी किताब, दूसरी नाटक रत्नावली। और तीसरी नाटक की बात करें तो प्रियदर्शिका। कौन सी? प्रियदर्शिका। तो इस तरीके से ये 3 नाटक लिखता है कौन? हर्ष स्वयं लिखता है, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। तो और रत्नावली प्रियदर्शिका में इसमें वत्सराज उदयन की प्रेम प्रणय की बातें लिखी हुई हैं, और नागानंद में बताया ही मैंने बौद्ध साहित्य से प्रेरित नाटक है ये। तो इस तरीके से हर्ष की किताबों से भी हमको बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। और इसके अलावा एक महायान बौद्ध शाखा की किताब है आर्य मंजू श्री मूल कल्प। तो आर्य मंजू श्री मूल कल्प जो कि बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा है, महायान शाखा की ग्रंथ है, इससे भी हमको बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। तो इस तरीके से ये साहित्यिक स्रोत है। साहित्यिक स्रोत से हमें हर्ष के इतिहास का पता चलता है। और विदेशी विवरण की बात करें, ये आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे विदेशी विवरण। देखिए विदेशी विवरण की अगर बात करें तो यहाँ पर ह्वेनसांग स्वयं भारत आता है। ह्वेनसांग जो है 629 में, ह्वेनसांग 629 ईस्वी में भारत आता है हर्ष के दरबार में। 629 एडी में ये भारत आता है ह्वेनसांग, और यहाँ 600 और भारत में 645 एडी तक रहता है। लगभग 15-16 वर्ष तक भारत में रहता है। ठीक है। ह्वेनसांग ने एक पुस्तक लिखी थी CU की। ह्वेनसांग ने एक पुस्तक लिखी थी CU की पुस्तक लिखी थी ह्वेनसांग ने। तो ह्वेनसांग की CU पुस्तक से हमको बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। और इस पुस्तक में इसने भारत को इंतु कहा है। भारत को क्या कहा है? इंतु। भारत को इंतु या त्यांतु, इंतु या त्यांतु या थ्यांतु, भारत के लिए यह शब्द इस्तेमाल हुआ है। तो प्रश्न आएगा कि CU की में ह्वेनसांग भारत को क्या कहता है? इंतु कहता है, या थ्यांतु या त्यांतु कहता है। CU की में भारत के लिए यह शब्द इस्तेमाल किया है। और ह्वेनसांग ने अपनी इस पुस्तक में वर्णन किया है हर्ष के बारे में। हर्ष को ये शिलादित्य कहता है। हर्ष को क्या कहता है? शिलादित्य। तो हर्ष का एक नया नाम मिलता है हमको, शिलादित्य। तो प्रश्न आएगा शिलादित्य किस राजा को कहा गया है? हर्ष को कहा गया है। और ह्वेनसांग को शाक्य मुनि भी कहा गया है। ह्वेनसांग को क्या कहा गया है? शाक्य मुनि। तो शाक्य मुनि ह्वेनसांग को कहा गया है। ठीक है। और इसके अलावा यात्रियों का राजकुमार भी कहा गया है। यात्रियों का राजकुमार। तो यात्रियों का राजकुमार किसको कहा गया है? ह्वेनसांग को। तो ये प्रश्न सीधे सीधे आता है कि ह्वेनसांग को कौन कौन सी उपाधि दी गई है? शाक्य मुनि की, यात्रियों का राजकुमार, ये सब ह्वेनसांग के लिए कहा गया है। लगभग 15-16 वर्षों तक ये रहा। और इसके अलावा ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय भी जाता है, वहाँ अध्ययन अध्यापन करता है। नालंदा विश्वविद्यालय इस समय जो है
बौद्ध शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था। ये वर्णन करता है कि लगभग 10,000 स्टूडेंट इसके दौरान यहाँ पर अध्ययन कर रहे होते हैं। देश विदेश के तमाम विद्यार्थी बौद्ध शिक्षा ग्रहण कर रहे होते हैं। तो प्रश्न आएगा, नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध शिक्षा के कौन से विषय को पढ़ाया जाता था? तो महायान संप्रदाय के विषयों को पढ़ाया जाता था। भाई बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय हैं, हीनयान और महायान। तो नालंदा में महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। इसके अलावा गणित की शिक्षा दी जाती थी। इसके अलावा गणित के साथ साथ ज्योतिष की शिक्षा दी जाती थी, दर्शन की शिक्षा दी जाती थी नालंदा में। और इसके समय जब नालंदा में ये अध्ययन अध्यापन करने आया था, यहाँ पर लगभग 1.5 वर्ष तक इसने जो है अध्ययन किया और बाद में ये यहाँ पर व्याख्याता भी बनता है, अध्यापन भी करता है। तो इस समय शीलभद्र नामक व्यक्ति यहाँ का प्राचार्य था। कौन था? शीलभद्र। तो प्रश्न आएगा कि हाँ, वैनसांग के समय या हर्ष के समय जो है इस समय नालंदा विश्वविद्यालय का प्राचार्य प्रिंसिपल कौन था? तो शीलभद्र था। तो इस तरीके से ये नालंदा के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर कुछ जानकारी प्राप्त की। ठीक, तो ये हो गया हमारा विदेशी विवरण। विदेशी विवरण में वैनसांग का पढ़ा और इसके बाद जो ईत्सिंग आता है वो भी कुछ विवरण छोड़ता है, उससे भी कुछ जानकारी प्राप्त होती है। और पुरातात्विक साहित्य, अब कुछ पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत की बात करें तो यहाँ पर बांसखेड़ा का एक अभिलेख मिलता है, बांसखेड़ा अभिलेख मिलता है, बांसखेड़ा का लेख मिलता है। बांसखेड़ा जो कि आपका आज के शाहजहाँपुर के पास में है, शाहजहाँपुर के पास में मिला है। बांसखेड़ा का अभिलेख जो है मिलता है। और इसके अलावा एक मधुबन का अभिलेख मिलता है, मधुबन का अभिलेख। ठीक है, मधुबन का अभिलेख मिलता है। मधुबन का अभिलेख मिलता है कहाँ से? ये मिलता है मऊ और वर्तमान जो है आपका आजमगढ़ वाले क्षेत्र से मिलता है। ठीक है, मधुबन का अभिलेख। तो ये दोनों तो अभिलेख किसके हैं? ये दोनों अभिलेख जो है हर्ष के हैं, हर्ष के बारे में जानकारी देते हैं। और इसके अलावा एक और जो अभिलेख मिला है, एहोल का अभिलेख, एहोल का अभिलेख मिला है जिसमें हर्ष के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। एहोल अभिलेख मोस्टली हर्ष का नहीं है, ये है चालुक्य और या वातापी शासक पुलकेशिन द्वितीय का अभिलेख। किसका है? पुलकेशिन द्वितीय का अभिलेख है। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय का अभिलेख है। चालुक्य अर्थात वातापी शासक पुलकेशिन द्वितीय का अभिलेख है। इससे हमको पता चलता है कि किस तरीके से पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर युद्ध में परास्त किया था। तो ये जानकारी हमको यहाँ से मिलती है। इसके अलावा कुछ सिक्के भी प्राप्त होते हैं। पुरातात्विक स्रोत में हम सिक्कों का भी यहाँ अध्ययन करते हैं, तो कुछ सिक्के भी प्राप्त होते हैं इसके। ठीक है, सिक्के में जो है मिट्टी के सिक्के प्राप्त होते हैं, चांदी के सिक्के प्राप्त होते हैं, तांबे के सिक्के प्राप्त होते हैं, कुछ सोने के सिक्के प्राप्त होते हैं। तो इन सारे सिक्कों पर जो है यहाँ पर राजाओं के नाम, राजाओं की तस्वीरें मिली हुई, मतलब छपी हुई मिलती हैं। तो इस तरीके से हमको हर्षवर्धन काल के इतिहास को जानने का पूरा जो है स्रोत उपलब्ध होता है। ठीक, अब हम लोग अध्ययन करेंगे इसके हर्ष के विजय अभियान के बारे में। हर्ष के विजय अभियान का अध्ययन करेंगे। तो देखो, हर्ष के विजय अभियान को हम 5 भागों में बांटकर देख सकते हैं और इसको हम लोग मानचित्र की सहायता से अध्ययन करेंगे। हर्ष के विजय अभियान को 5 भागों में हम बांट सकते हैं। इस तरीके से देखते हैं हम लोग भारत के मानचित्र में। हर्ष कहाँ बैठा हुआ है? कन्नौज में। कन्नौज जो कि इस समय शक्ति का केंद्र है। ठीक है, कन्नौज गंगा और यमुना के दोआब में स्थित क्षेत्र है। गंगा और यमुना के दोआब में स्थित क्षेत्र है। कन्नौज में हर्ष बैठा हुआ है। तो इसका जो पहला अभियान होता है वो पूर्वी जो है विजय अभियान होता है। पूरब की तरफ ये विजय अभियान करता है। अपने प्रथम विजय अभियान के दौरान ये कहाँ तक जीत लेता है? पश्चिमी बिहार तक जीत लेता है। और इसके बाद दूसरा अभियान इसका जो बल्लभी वाले क्षेत्र की तरफ करता है। दूसरा अभियान कहाँ होता है? बल्लभी वाले क्षेत्र में। बल्लभी वाला जो ये काठियावाड़ वाला क्षेत्र है, ठीक है, सौराष्ट्र या इसको काठियावाड़ भी बोलते हैं, सौराष्ट्र या काठियावाड़ वाला क्षेत्र। यहाँ पर बल्लभी जो है राजधानी थी मैत्रक वंश की, और मैत्रक वंश का शासक इस समय कौन था? तो इस समय बल्लभी का शासक था ध्रुवसेन द्वितीय। ध्रुवसेन द्वितीय। तो ध्रुवसेन द्वितीय से भी युद्ध करता है और युद्ध में ध्रुवसेन द्वितीय को हरा करके और काठियावाड़ अर्थात बल्लभी पर कब्जा कर लेता है। लेकिन बाद में अपनी पुत्री का विवाह करके और राजपाट ध्रुवसेन द्वितीय को सौंप देता है और पश्चिम वाले भाग को इस तरीके से सुदृढ़ कर लेता है शादी विवाह करके।
और इसके बाद इसका जो तीसरा अभियान होता है सिंध विजय के लिए, ये वाला क्षेत्र पंजाब और सिंध का विजय करता है, पंजाब और सिंध के विजय अभियान को करता है। यहाँ पर सिंध नरेश को हरा करके और इसे जो है अपने घुटनों पर झुका देता है, लेकिन इससे कुछ भेंट वगैरह कर वगैरह स्वीकार करके और सिंध को वापस राज्य को, उसके शासक को वापस कर देता है। तो यहाँ समुद्रगुप्त की नीति यहाँ पर दिखाई देती है, ग्रहण मोक्षानुग्रह। ग्रहण मोक्षानुग्रह जो कि जो आपका समुद्रगुप्त था, ये दक्षिणापथ के विजय को करता है। दक्षिणापथ के 12 देशों को जीत लेता है, 12 राज्यों को जीतता है कौन? समुद्रगुप्त। और उनको ग्रहण मोक्षानुग्रह अर्थात ग्रहण करके फिर उनके अनुग्रह करने पर उन्हें मोक्ष प्रदान कर देता है और उनसे करवर प्राप्त करता है, नजराना प्राप्त करके उनको छोड़ देता है। तो यही हमको यहाँ पर सिंध विजय में दिखाई पड़ती है, किसके? हर्षवर्धन के सिंध विजय में। ये भी जो है इसको ग्रहण करके फिर मोक्ष प्राप्त प्रदान कर देता है, उससे नजराना वगैरह ले करके। अब इसका चूंकि ये उत्तर में बहुत सारी चीज़ों को जीतता जा रहा था, तो इसके दौरान अब ये इसकी जो लालसा बढ़ती है, विंध्य पर्वत को पार करके, नर्मदा नदी यहाँ पर है, तो विंध्य पर्वत को पार करके नर्मदा नदी के नीचे यहाँ पर चालुक्य वंश का एक शासक था पुलकेशिन द्वितीय। यहाँ पर चालुक्य नरेश था, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में चालुक्य नरेश का शासन हुआ करता था। और चालुक्य नरेश इसकी भी महत्वाकांक्षा थी। चालुक्य नरेश नर्मदा को पार करके उत्तर भारत को जीतना चाहता था और हर्ष जो है नर्मदा को पार करके दक्षिण भारत को जीतना चाहता था। तो दोनों के बीच शक्तियों की टकराहट होती है, कहाँ पर? नर्मदा नदी के तट पर। और नर्मदा नदी के तट पर जब दोनों शक्तियों के बीच टकराहट होती है पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच, तो पुलकेशिन द्वितीय चूंकि शक्तिशाली शासक था, इसने हर्ष को हरा दिया और हर्ष जो है हार करके वापस चला जाता है। तो इसका दक्षिण विजय का सपना यहीं पर चकनाचूर हो जाता है। और पुलकेशिन द्वितीय अपने ऐहोल अभिलेख में जो यहाँ से प्राप्त हुआ है महाराष्ट्र वाले क्षेत्र से, तो ऐहोल अभिलेख में लिखवाता है कि किस तरीके से हमने जो है पुलकेशिन द्वितीय अर्थात मैंने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर एक युद्ध में परास्त किया। और इसका जो उत्कीर्ण करता रहता है ऐहोल अभिलेख का रवि कीर्ति, जो इसका एक रवि कीर्ति जो इसका अमात्य रहता है, उसने उस पर ऐहोल अभिलेख में जो है ये बातें लिखवाई थी। तो इस तरीके से ये चीज़ें हमको यहाँ से पता चलती हैं ऐहोल अभिलेख से। अब इसके बाद में ये फिर से पश्चिम ये पूर्व भारत की तरफ पुनः जो है दूसरा अभियान करता है। अभी यहाँ शशांक बैठा हुआ था गौड़ शासक, और शशांक का कब्जा जो है यहाँ बिहार, पूर्व वाले बिहार वाले क्षेत्र में, उड़ीसा वाले क्षेत्र में और यहाँ पंजाब वाले क्षेत्र में, ये पूरा इसका कब्जा था। किसका? शशांक का। और ये पुनः जब यहाँ शासन करता है तो शशांक अपने इस क्षेत्र में सिमट जाता है, बंगाल वाले क्षेत्र में, और पूरा बिहार जीत लेता है और उड़ीसा को भी जीत लेता है। कौन? हर्षवर्धन। और इसी दौरान लगभग 637 AD के आसपास जो है इसकी मृत्यु हो जाती है शशांक की। उसके बाद ये पूरा जो है बंगाल वाला क्षेत्र भी विजित कर लेता है। तो इस तरीके से बंगाल वाला क्षेत्र ये पूरा जो है, ये पूरा क्षेत्र और ये पूरा क्षेत्र जीत करके मिला लेता है। तो अगर हम यहाँ पर अब इसका नक्शा बनाएं, इसके अलावा जो है जब ये सब सारी चीज़ें जीत लेता है, तो ये सारी चीज़ें विजित करने के बाद में अब हम लोग देखते हैं कि इसका भारत कितना बड़ा था, भारत में कहाँ तक इसका राज्य क्षेत्र विस्तृत था हर्षवर्धन का। तो इसे पंच भारत कहा गया है। ये सारा जीत करके यहाँ तक, यहाँ तो आपका विंध्य पर्वत है, नर्मदा नदी है, तो ये यहाँ पर इतना छोड़ देता है। गुर्जर क्षेत्र है, इस पर नहीं कब्जा करता है। और ये सिंध वाला क्षेत्र है, कश्मीर का क्षेत्र यहाँ तक, और ये इस तरीके से बंगाल तक का ये पूरा क्षेत्र इसके कब्जे में रहता है, उड़ीसा वाला ये क्षेत्र। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा इसके अंडर में रहता है, यहाँ तक ये इसका भारत रहता है। तो इसको कहा जाता है पंच भारत। क्या कहा जाता है? पंच भारत। इसमें 5 देश मोस्टली हैं, पंच भारत अर्थात 5 देश। तो कौन कौन से 5 देश हैं? एक तो पंजाब है, पंजाब और सिंध वाला, पंजाब और सिंध वाला ये हो गया पहला। ठीक है, और दूसरा इसका थानेश्वर कन्नौज वाला क्षेत्र है, ये हो गया। और तीसरा जो है बंगाल हो गया, गौड़ शासक बंगाल अर्थात इसमें सारे चीज़ आ जाएंगे, मगध वगैरह सब आ जाएंगे। और चौथा है आपका मिथिला वाला क्षेत्र, और 5वां है उड़ीसा वाला क्षेत्र। तो इस तरीके से ये पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है? पंच भारत। और ये सब इसके अंतर्गत पंच भारत में ये पूरी इसकी सीमा विस्तार हो जाती है। कहाँ से कहाँ तक? तो इसकी सीमा की अगर बात करें
तो उत्तर में हिमालय से लेकर के, उत्तर में हिमालय सीमा की बात करें तो उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में विंध्य पर्वत तक, दक्षिण में कहाँ तक, विंध्य पर्वत तक, और पूरब में यहाँ जो पूरब का हिस्सा है यहाँ कामरूप है इसके बाहर, ठीक है। तो कामरूप की सीमा से लेकर के, कामरूप की सीमा कौन निर्धारित करता है, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। तो कामरूप की सीमा ब्रह्मपुत्र नदी से, पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी से लेकर के, और पश्चिम में जो है आपका यहाँ काठियावाड़ वाला हिस्सा या वल्लभी वाला क्षेत्र, वल्लभी वाला क्षेत्र, यहाँ तक इसका पूरा भारत विस्तार हो जाता है, ठीक है। तो ये पूरा इसका इतना जो है भारत हो जाता है, हर्षकालीन भारत इसको हम कह सकते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे हर्ष ने कुछ धार्मिक कार्य भी किए थे विजय के साथ साथ में। देखो हर्ष एक बहुत महान शासक हुआ है। एक तो स्वयं वो कवि रहता है, विद्वान रहता है, वैसे तो शैव धर्म का अनुयायी था, लेकिन इसने बाद में बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेता है। तो बौद्ध धर्म ग्रहण करता है तो ये जो है अपने कन्नौज में एक धार्मिक सभा बुलाता है। कन्नौज में क्या बुलाता है, धार्मिक सभा या सम्मेलन करता है। इसको हम पांचवी बौद्ध संगीत के दर्जा दे सकते हैं, पांचवी बौद्ध संगीत का नाम दे सकते हैं, लेकिन पांचवी बौद्ध संगीत नहीं है, 4 ही बौद्ध संगीत हुए हैं, क्योंकि इस धार्मिक सभा में सभी लोगों को बुलाया गया, ब्राह्मण सभी धर्म के लोग यहाँ पर इनवाइट होते हैं और एक सम्मेलन चलता है। काफ़ी लंबे समय तक सम्मेलन चला और इस सम्मेलन की अध्यक्षता जो की थी, यहाँ से प्रश्न बनता है, तो इस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी महायान शाखा के बौद्ध भिक्षु जो कि चीन से आए थे। क्या नाम था उनका, ह्वेनसांग। तो ह्वेनसांग ने यहाँ पर इसकी अध्यक्षता की थी। अब जब ह्वेनसांग चूंकि विदेशी था एक तो, और दूसरी बात बौद्ध धर्मावलंबी था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था, तो इस वजह से जो कन्नौज की धर्म सभा के आए हुए ब्राह्मण थे वो काफ़ी जो है नाराज होते हैं, और नाराज होकर के हर्ष पर काफ़ी नाराज होते हैं कि भारत के क्या विद्वान और ब्राह्मण मर गए जो तुमने जो है एक बौद्ध भिक्षु को जो है इसका अध्यक्ष बना दिया। तो वहाँ की जो शिविर वगैरह रहता है उसमें आग लगा देते हैं, उत्पात मचाते हैं ब्राह्मण यहाँ पर। तो कन्नौज की धर्म सभा में आग भी लगा देते हैं ब्राह्मण लोग। तो हर्ष जो है गुस्सा करके 500 ब्राह्मणों को देश निर्वासित कर देता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, कन्नौज की धार्मिक सभा का आयोजन करता है, पहली बात तो हर्ष। और दूसरी बात जो है, जो आज का जो प्रयाग है, ठीक है, जहाँ पर इस समय प्रत्येक वर्ष कुंभ मेला, प्रत्येक वर्ष जो है माघ मेला लगता है, और यहाँ पर कुंभ मेला और अर्ध कुंभ और महाकुंभ जैसे मेला का आयोजन होता है इस समय। तो ये इसकी झलक हमको हर्ष के समय से दिखाई देती है। हर्ष जो है अपने शासनकाल में प्रत्येक 5वें वर्ष यहाँ पर एक धार्मिक सम्मेलन का आयोजन करता था। धार्मिक सम्मेलन का आयोजन इसलिए करता था यहाँ पर कि विभिन्न धर्म के लोग और जो है श्रवण आएंगे और उनको वो दान करेगा। प्रत्येक 5 वर्ष पर वो दान करता था, जितना कुछ 5 वर्ष पर वो अपना निजी धन, राजकोषीय धन नहीं, जो निजी धन वो कमाता था प्रत्येक 5 वर्ष तक, और उस धन को कहाँ पर, प्रयाग में दान करता था। इसीलिए इसको मोक्ष परिषद कहा गया। क्या कहा गया है, प्रयाग वाले सम्मेलन को मोक्ष परिषद कहा गया है। जो प्रयाग में सम्मेलन होता था हर 5 वर्ष पर गंगा के किनारे, गंगा यमुना के संगम तट पर, तो उसको क्या कहा गया है, मोक्ष परिषद, और इसी को महामोक्ष परिषद नाम दिया गया है। मोक्ष परिषद इसलिए था क्योंकि इसका ऐसा मानना था हर्ष को कि जो हमने कमाया है वो हम हर 5 वर्ष पे लोगों की जो नीड्स है, ज़रूरत है, उनको दान करेंगे तो हमको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो इसलिए ये महामोक्ष परिषद का गठन करता है और हर 5 वर्ष पर प्रयाग के गंगा यमुना के संगम के तट पर जो है मेले का आयोजन करता है और इसमें दान करता है। अपनी सारी कमाई हुई संपत्ति जो कमाता है निजी रूप से उसको दान कर देता है। और यहाँ पर 635 ईस्वी में ह्वेनसांग भी आता है, जो इसकी 6वीं बैठक होती है। 6वीं बैठक होती है। 6वें मेले के आयोजन में कौन आता है, ह्वेनसांग आता है। तो ह्वेनसांग कब आता है, 6वें मेले के बैठक में, जो कि 635 ईस्वी में आयोजित होती है। तो ये ध्यान रखना आप कि ह्वेनसांग जो महामोक्ष परिषद है प्रयाग का, उसमें कौन सी बैठक में उपस्थित होता है, तो 6वीं बैठक में उपस्थित होता है। अर्थात इसके पहले 5 आयोजन हो चुके थे। तो ये 30वें साल का मेला था। यानी देखो हर्ष का शासनकाल काफ़ी लंबा चला है, लगभग 40-41 वर्ष तक ये शासक रहा है 606 से लेकर 647 तक। तो इतने लंबे शासनकाल में इसने कई मेलों का आयोजन किया था, हर 5 वर्ष पे करता था। तो इस तरीके से ये जो है
दो चीज़ें यहाँ अपने कार्यकाल में आयोजित करता है। कन्नौज का धार्मिक सभा जिसकी अध्यक्षता ह्वेनसांग स्वयं करता है, और ह्वेनसांग ने महायान शाखा पर प्रवचन भी दिए थे, जिससे जो ब्राह्मण थे रुष्ट हो गए थे और उन्होंने उत्पात मचाया था धार्मिक सभा में। और प्रयाग में जो है प्रत्येक 5 वर्ष पर यहाँ पर मेले का आयोजन करता था, और श्रमण वगैरह जो आते थे, ब्राह्मण वगैरह, भिखारी वगैरह, उनको दान वगैरह देता था। ठीक, और 6वीं बैठक में स्वयं ह्वेनसांग उपस्थित था 635 ईस्वी में। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये सारी बातें ह्वेनसांग से संबंधित देखी। तो ये धर्म सम्मेलन भी हो गया। इसके अलावा अगर हम हर्ष के कार्यों की, हर्ष के विजय अभियानों को और हर्ष के इस धार्मिक कार्यों की जब तुलना करते हैं तो ये पाते हैं कि इसके अंदर कहीं ना कहीं अशोक के भी गुण थे, हर्ष के अंदर अशोक के भी गुण थे और समुद्रगुप्त के भी गुण थे। तो प्रश्न यहाँ पर बनेगा कि भारत का कौन ऐसा सम्राट था जिसके अंदर अशोक और समुद्रगुप्त दोनों के गुण सम्मिलित रूप से, मिश्रित रूप से दिखाई पड़ते हैं। तो हमको हर्ष के अंदर दिखाई पड़ते हैं। इसीलिए हर्ष, इसके बाद जो है यहाँ पर मुस्लिम आक्रांता आने लगते हैं। मतलब इसके बाद ये चूंकि इसका कोई वंश नहीं रहता है तो इसके बाद ही कन्नौज का पतन होने लगता है, और इसके बाद धीरे धीरे तमाम शक्तियों में विभक्त हो जाता है उत्तरी भारत। फिर बाद में अरब आक्रमणकारी आते हैं। तो ये इसीलिए हर्ष को जो है उत्तर भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है। तो प्रश्न आएगा, अंतिम हिंदू सम्राट किसको कहा गया है? तो हर्षवर्धन को कहा गया। अंतिम हिंदू सम्राट हर्षवर्धन को कहा गया है। और चूंकि हर्ष स्वयं एक कवि विद्वान था तो इसके दरबार में बाणभट्ट के साथ साथ में और भी कई लोग रहते थे। एक तो बाणभट्ट रहता था जिसकी हमने चर्चा कर ली है। बाणभट्ट के अलावा एक मयूर नामक विद्वान रहता था। कौन रहता था? मयूर। तो नाम याद रखना। और मयूर ने कुष्ठ रोग को दूर करने के लिए इसने जो है सूर्य की उपासना की, कुष्ठ रोग को दूर करने के लिए। तो इसने 2 किताबें भी लिखी कुष्ठ रोग के दूर करने के ऊपर। एक तो मयूर शतक की रचना की, एक कौन सी किताब लिखी? मयूर शतक की रचना की, और दूसरी सूर्य शतक की रचना की। तो इस तरीके से 2 किताबें और हमको यहाँ दिखाई देती हैं मयूर की, मयूर शतक और सूर्य शतक, जो कुष्ठ रोग के उपचार से संबंधित है। ठीक है। और इसके अलावा इसके दरबार में हरिदत्त नामक विद्वान रहता था। कौन रहता था? हरिदत्त नामक विद्वान रहता था। और एक जयसेन नामक विद्वान भी रहता था। एक जयसेन नामक भी विद्वान रहता था। जयसेन ने तो हर्ष की तुलना जो है कालिदास और भास जैसे जो है विद्वानों से की है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर हर्षवर्धन का पूरा मूल्यांकन किया। हर्षवर्धन के बारे में कुछ चीज़ें हैं जो फिर से समझ लीजिए। हर्षवर्धन को अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है। हर्षवर्धन ने कन्नौज में धार्मिक सभा का सम्मेलन का आयोजन किया, और प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था हर 5वें वर्ष में। ठीक है। और हर्ष के दरबार में बाणभट्ट, मयूर, हरिदत्त और जयसेन जैसे विद्वान रहा करते थे। और हर्ष ने स्वयं 3 नाटक की रचना की, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। तो इस तरीके से ये हर्ष स्वयं जो है शस्त्र और शास्त्र दोनों का बहुत बड़ा ज्ञाता था, क्योंकि शस्त्र के माध्यम से उसने भारत को पंच भारत बना दिया। पूरे भारत को जो है समेट करके एक देश बना दिया उत्तरी भारत का। और दूसरी बात, इसने जो है शास्त्रार्थों की व्यवस्था की जो है अपने देश में, अपनी भारत भूमि पर जो है यहाँ पर धार्मिक कार्यवाहियाँ भी की। तो इस तरीके से ये बहुत महान शासक सिद्ध हुआ। और इसके अलावा जो है जब इसका ये 647 AD में जब इसकी मृत्यु हो जाती है, तो इसके मृत्यु के बाद जो है कन्नौज, चूँकि एक महत्वपूर्ण स्थिति रहती है, हम लोग नक्शे में देखते हैं कन्नौज, इसकी मृत्यु के बाद कन्नौज में एक त्रिकोणात्मक संघर्ष प्रारंभ होता है। कन्नौज को पाने के लिए, कन्नौज पर कब्जा प्राप्त करने के लिए त्रिकोणात्मक संघर्ष हमको दिखाई देता है। त्रिकोणात्मक संघर्ष, तो नक्शे में आप समझ लो। देखो कन्नौज कहाँ है? कन्नौज तो यहाँ है गंगा यमुना के दोआब में। कन्नौज कहाँ है? गंगा यमुना के दोआब में कन्नौज है। ठीक। और कन्नौज के पूरब साइड में थे पाल वंश के शासक। बिहार वाले इस वाले क्षेत्र में पाल वंशीय शासक थे। यहाँ पर थे पाल वंश के शासक, जो इस समय धर्मपाल यहाँ का राजा हुआ करता था। ठीक। और पश्चिम वाले क्षेत्र में जो उज्जैनी वाला क्षेत्र था, यहाँ पर थे बेसिकली गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर लोग थे, इनको गुर्जर प्रतिहार सम्मिलित रूप से कहा गया है। प्रतिहार मतलब ये राष्ट्रकूटों के द्वारपाल थे, तो द्वारपाल को प्रतिहार कहा गया है। और इसके अलावा दक्षिण में बिंद के दक्षिण में ये बिंद है, बिंद के दक्षिण में यहाँ पर राष्ट्रकूट शक्ति थी। कौन थी? राष्ट्रकूट शक्ति थी। तो इस तरीके से इन तीनों के बीच सत्ता का संघर्ष होता है। किसके बीच? गुर्जर प्रतिहार, ये हो गया। इस तरीके से सत्ता का जो है यहाँ पर
त्रिकोणात्मक संघर्ष शुरू होता है। किसके बीच? गुर्जर प्रतिहार पूरब में, पश्चिम में, और पूरब में पाल और दक्षिण में राष्ट्रकूट। तो इसीलिए इसको कहा गया है त्रिकोणीय संघर्ष या त्रिकोणात्मक संघर्ष। कन्नौज का त्रिकोणात्मक संघर्ष। तो प्रश्न आता है त्रिकोणात्मक संघर्ष में कौन कौन शक्तियां सम्मिलित थी? तो गुर्जर प्रतिहार सम्मिलित थे, पाल वंश के शासक सम्मिलित थे और राष्ट्रकूट राजा सम्मिलित थे। और इस समय तत्कालीन समय में देखें तो जो गुर्जर प्रतिहार का शासक था वत्सराज, कौन था इस समय? वत्सराज। और इसके अलावा पाल का धर्मपाल था। इन दोनों के बीच में गंगा यमुना के दोआब में यहाँ पर युद्ध होता है, जिसमें वत्सराज विजयी होता है, धर्मपाल को भगा देता है। तो यहाँ पर वत्सराज का भी होता है। लेकिन राष्ट्रकूट में यहाँ पर ध्रुव एक शासक होता है जो शक्तिशाली था। इसने विंध्य पर्वत को पार करके वत्सराज को पीट दिया और कन्नौज पर कब्जा कर लिया। तो इस तरीके से ये संघर्ष कई वर्षों तक चलता रहा है। और लास्ट में चूंकि राष्ट्रकूट काफ़ी दक्षिण में था, तो इन लोगों का इंटरेस्ट बाद में कम होता चला गया। तो यहाँ पर दो ही सत्ता आपस में संघर्ष कर रही थी, गुर्जर और पाल। तो अंततोगत्वा गुर्जर वंश जो है अपनी शक्ति स्थापित करता है, यहाँ पर जो है कन्नौज में अपनी सत्ता स्थापित करता है। तो इस तरीके से हमने जो है यहाँ पर पूरा हर्ष की पूरे इतिहास को देख लिया, कहाँ से कहाँ तक इसका पूरा जो है इतिहास था। ठीक है, तब तक आप लोग मस्त रहिए, खुश रहिए और मस्ती से पढ़ते रहिए।